हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? जी हां, संविधान लागू भले ही 26 जनवरी 1950 को हुआ, पर 26 नवंबर 1949 को दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान, भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक चले लंबे विचार विमर्श और बहस के बाद 26 नवंबर का यह तथ्य, इस दिन का महत्व ज्यादातर भारतीय जानते नहीं थे या भूल गए थे। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की परंपरा शुरू की, ताकि आने वाली पीढ़ियां संविधान निर्माताओं को याद रखें, संविधान निर्माण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद रखें और संविधान के महत्व को जानें समझें। और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। और डीडी दस्तावेज में आज बात संविधान की होगी और साथ साथ आपको प्रसार भारती आर्काइव से संविधान बनने की कहानी भी दिखाएंगे और संविधान सभा में हुई बहस के कुछ बेहद अहम और दिलचस्प हिस्से आपको सुनवाएंगे। यानी आज डीडी दस्तावेज में आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे भारत के महान नायकों की आवाज भी सुनेंगे। 200 साल की गुलामी के बाद भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में सामने कैसे आया, इसके पीछे संघर्षों की लंबी कहानी भी है और भारतीय नायकों की दूरदर्शिता, उनकी प्रतिभा और उनके समर्पण की बानगी भी है। ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी से मुक्ति के बाद देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए एक संविधान की जरूरत पड़ी। यह संविधान कैसा होगा, इसे कौन बनाएगा, इस पर लंबा मंथन चला। तब संविधान सभा का गठन किया गया और इस संविधान सभा ने करीब 3 साल की कवायद के बाद इसे अंतिम रूप दिया। इस संविधान सभा में पहले 389 सदस्य थे, पर बंटवारे के बाद 299 रह गए, जिनमें से 229 चुने हुए थे और 70 मनोनीत सदस्य थे। संविधान सभा में 15 महिलाएं भी थीं। भारतीय संविधान बनने की पूरी कहानी क्या है, यह जानने के लिए आपको प्रसार भारती आर्काइव्स पर कई डॉक्यूमेंट्रीज मिलेंगी जो आप देख सकते हैं। ऐसी एक डॉक्यूमेंट्री का एक अंश देखिए। स्वतंत्रता संग्राम की एक बड़ी निष्पत्ति ये हुई कि हम एक स्वतंत्र, पूरी प्रभुता संपन्न गणराज्य स्थापित करने में सफल हुए। लोकराज, स्वराज उसकी कल्पना थी और उसके मूल में वयस्क मताधिकार, एक बड़ी निष्ठा की घोषणा की गई। This Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic and to draw up for her future governance a constitution wherein all power and authority of the sovereign independent India, its constituent parts and organs of government are derived from the people. दुनिया के श्रेष्ठ संविधानों की विशेषताओं, प्राचीन भारतीय गणराज्यों की महान परंपराओं और लोकतंत्र को मूलाधार बनाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने 3 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद वर्तमान संविधान का निर्माण किया, जिसकी घोषणा संसद में 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। हमारे संविधान के बीज शब्द हैं लोकतंत्र, समता और न्याय। जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, जब हम गणराज्य की घोषणा हमने की थी, तब और भी कई देश स्वतंत्र हुए। उसके बाद में कई देश गणराज्य बने।
किंतु वहाँ लोकशाही टिक नहीं पाई। हमारे यहाँ उस गणराज्य में एक स्थायित्व आया है, एक सौष्ठव आया है, एक खुले समाज की, खुली आंख के सपने की हमने रचना की है। और इस सब रचना में सारे जनता जनार्दन का, हमारे लोगों का, हमारी संस्कृति का एक बड़ा प्रभाव रहा है। भारतीय गणतंत्र के संविधान में केवल सरकार के तंत्र के ढांचे की ही व्यवस्था नहीं है, अपितु उसमें संविधान निर्माताओं की विचारधारा भी समाविष्ट है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विधि शासन और उत्तरदायी सरकार इसके मूल तत्व हैं। भारतीय संविधान का भविष्य, इसकी प्रस्तावना मूल अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों में समाविष्ट विचारधारा के संरक्षण पर बहुत कुछ निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट किया, दो चीज तो हो गए हैं कि अपना रूल ऑफ लॉ अपना कंट्री में एस्टैब्लिश हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर का तो इन्फ्रैक्शन होता है, लॉलेसनेस भी चलता है, पर बेसिक रूल ऑफ लॉ कि जे लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज बाइंडिंग ऑन एवरी पर्सन फ्रॉम क्लास 4 एम्प्लॉय टू द प्राइम मिनिस्टर अपवर्ड्स। न्याय और समता दो ऐसे तत्व हैं जो लोकतंत्र की रीढ़ हैं, जिसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विशेष योगदान किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। वे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। वो मसौदा समिति के अध्यक्ष कैसे बने, इसको लेकर भी कुछ लोगों का मानना है कि जब यह पूरी प्रक्रिया शुरू हुई, उस वक्त ही अपने भाषणों से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर बाबा साहेब ने सबका दिल जीत लिया था। ये बात दिसंबर 1946 की है, जब संविधान सभा के उद्देश्यों की रूपरेखा रखी गई। तब एक अन्य सदस्य श्री जयकर ने सुझाव दिया था कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर तब तक मतदान नहीं हो जब तक इस बात का निर्णय नहीं हो जाता कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में शामिल होंगे या नहीं। दरअसल पाकिस्तान के निर्माण के निर्णय के बाद मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान के गठन और भारत के प्रति निष्ठा के बीच झूल रहे थे। वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि संविधान सभा में वो शामिल हों भी या नहीं। इस मौके पर अंबेडकर जी ने बहुत सधा हुआ भाषण देते हुए एकता की बात की, संतुलन के साथ आगे बढ़ने की बात की। सुनिए उनके इसी भाषण के ये अंश। So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehensions. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. Mr. Chairman, therefore, I should have thought that in order to make a start, in order to induce every party, every section in this country, it would be the act of greatest statesmanship for the majority party even to make a concession to the prejudices of people who are not prepared to march together. And it is for that I propose to make this appeal. Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in
so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा में प्रस्ताव पर अपने धन्यवाद ज्ञापन में कहा कि विभाजन ने स्वतंत्रता की खुशी को फीका कर दिया है। इसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह उम्मीद भी जताई कि पाकिस्तान के रूप में जो प्रदेश भारत से अलग हो गए हैं, संभवतः उन्हें भारत की तरक्की और भारत राज्य के व्यवहार को देखकर एक बार फिर से यह महसूस हो कि भारत से मिलना ही लाभकारी होगा। हम जानते हैं कि देश में इस स्वतंत्रता प्राप्ति से जो उल्लास, जो खुशी और जो उत्साह होना चाहिए, वो इसका बंटवारा हो जाने के कारण किरकिरा हो गया है। हमारा काम है कि जो हमारे साथ रह गया है उसको हम ऐसा सुंदर, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और समुन्नत करें कि बिछड़े हुए प्रदेशों को फिर हमसे मिल जाना बहुत अधिक लाभप्रद मालूम हो। हम आशा करते हैं हम अपने व्यवहार से, अपनी कार्य दक्षता से उनको फिर अपनी ओर वापस ला सकेंगे। यह जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकता। जोर जबरदस्ती का कहीं भी अच्छा अंत नहीं होता। वो एक चक्कर है जिसका आदि अंत कहीं नहीं है। हम ये उद्देश्य अपने सद्व्यवहार से पूरा कर सकें। ऐसे लोग जो इस बंटवारे को पसंद नहीं करते पर जिनके घर बार उस पार में पड़ गए हैं, उनसे अनुरोध है कि वहाँ ही वो डटे रहें और जिस हिम्मत और उत्साह से उन्होंने स्वराज प्राप्ति में काम किया है उसी से अब भी काम लेते रहें। जो नया शासन और नई गवर्नमेंट वहाँ कायम हो रही है उसको हम अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं भेजते हैं और चाहते हैं वो अपने उस बड़े काम में जो आज शुरू करने जा रही है वो पूरी तरह कामयाब होवे। हमारा पूरा विश्वास है कि वो वहाँ के सभी रहने वालों के साथ बिना कोई फर्क किए इंसाफ और न्याय का बर्ताव करेगी। हमारी सहानुभूति तो वहाँ के सब लोगों के साथ है ही। अब हम चाहते हैं कि वो अपनी वफादारी और अपनी हिम्मत से अपनी जगह वहाँ हासिल और कायम कर लें। आजादी के बाद भारत की पहली अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री रहे और बाद में भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार पर बोलते हुए आजाद भारत में सभी अल्पसंख्यकों के समान अधिकार पर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि मुस्लिम लीग सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। साथ ही उन्होंने अल्पसंख्यक की परिभाषा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कम से कम 4 प्रांतों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। When we talk about minorities, it is suggested as if the Muslim League represents the only minority in India. But that is not so. There are other minorities. Hindus also constitute a minority in at least 4 provinces in India. And if minority rights have to be protected, such rights must affect every minority, which may vary from province to province. Only last night, Lord Simon made this startling announcement that the Constituent Assembly sitting in Delhi consists of only caste Hindus. So many false statements have been uttered during the last few days in England that perhaps it is difficult to count them all together. But who are represented in this House today? There are Hindus. There are some Muslims too. At least there is one Muslim province which comes as representatives of a government which is functioning there in spite of the Muslim League. There are the representatives of the province of Assam, which is supposed to be a part and parcel of Mr. Jinnah's Pakistan to come. That province also is officially represented by the majority of the people of that province. You have the scheduled castes. All the members, scheduled caste members who have been elected to the Constituent Assembly are here. Even Dr. Ambedkar, who may not agree with us in all matters, is here present. And I take it, it will be possible for us to convert him or reconvert him
and to get him to our side. When we go on discussing questions of detail affecting the interests of the sections that he represents, there are other scheduled caste members also present here. The Sikhs are present here, all of them. The Anglo-Indians are present here. Indian Christians are present here. So how did it lie in the mouth of Lord Simon? Parsis also are present here. I'm glad. Last but not the least, Parsis also are present here. So, sir, how did it lie in the mouth of Lord Simon or of anybody else? Perfectly true. The Adivasis are here. My friend Mr. Jaipal Singh is here. He represents the Adivasis. Tribals also are here. In fact, everyone who has been elected, every element that has been elected to the Indian Constituent Assembly is here, barring the Muslim League. And the Muslim League represents a section, I take it, a large section, maybe a very large section of the Muslim community. But it is absolutely false to suggest that this Constituent Assembly consists only of one section of people, the caste Hindus, who have been born in this country only to oppress others and are now out to fashion something which will be disastrous to the interests of India. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के नेता थे। उस समय मुस्लिम लीग की राजनीति से बंगाल का वातावरण दूषित हो गया था। ब्रिटिश हुकूमत ने सांप्रदायिक राजनीति को प्रोत्साहित करके विभाजन की आधारशिला रख दी थी। श्यामा बाबू ने बंगाल में इसके विरोध में संघर्ष किया था। इसलिए संविधान सभा में उन्होंने ब्रिटिश सरकार का जिक्र करते हुए दो टूक कहा कि भारतीय राजनीति में रिलीजन को अंग्रेज लाए, भारतीय नहीं, और अंग्रेजों को अब भारत के घरेलू मामलों में दखल देना बंद कर देना चाहिए। I would say, sir, that we should tell the British once for all that we want to remain friendly with you. You started your career in this country as traders. You came as suppliants, as supplicants before the great Mughal. You wanted to exploit the wealth of this country. Luck was in your favor. By forgery, force, and fraud, you succeeded in establishing, these are all matters of history, you succeeded in establishing your government in this country, not with the willing cooperation of the people of this land. You introduced separate electorate. You introduced religion into Indian politics. That was not done by Indians. You did it only to perpetuate your rule in this country. You have created vested interest in this country, which have become powerful enough now, and which cannot be destroyed. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाली भारतीय संविधान की धारा 370 का विरोध किया था, लेकिन उनकी इच्छाओं के खिलाफ इसे संविधान में शामिल किया गया। आइए सुनते हैं केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और कार्यपालक शक्तियों के विभाजन पर भीमराव अंबेडकर के वो विचार जो उन्होंने संविधान सभा में चर्चा के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सवाल को अहम बताते हुए व्यक्त किए थे। In the course of the debate that took place, there were two questions which were raised, which struck me so well that I took the trouble of taking them down on a note paper. The one question was, it was asked, I think, by my friend, the Prime Minister of Bihar, who spoke yesterday in this assembly. He said, how can this resolution prevent the League from coming into the Constituent Assembly? Today, my friend Dr. Shyam Prasad Mukherjee asked another question. Is this resolution inconsistent with the Cabinet Mission's proposal? Now, sir, I think they were very important questions. And they I think, ought to be answered. And answered categorically. I do maintain that this resolution
whether it is intended to bring about the result or not, whether it is the result of cold calculation or whether it is a mere matter of accident, is bound to have the result of keeping the Muslim League out. And I'll substantiate what I said. Sir, I invite your attention to paragraph 3 in the resolution, which I think is very significant and very important. Paragraph 3 envisages the future constitution of India. I do not know what is the intention of the mover of the resolution, but I take it that it is a sort of, after this resolution is passed, it will act as a sort of a directive to the Constituent Assembly to frame the constitution in terms of paragraph 3 of the resolution. What does paragraph 3 speak of? Paragraph 3 says that in this country there shall be two different sets of polity. One at the bottom, the autonomous provinces or the states, or such other areas as care to join a united India. These autonomous units will have full powers. They will have also residuary powers. At the top and over the provincial units, there will be a union government having certain subjects for legislation, for execution and for administration. स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू न केवल स्वतंत्रता सेनानी थी बल्कि बहुत ही अच्छी कवित्री भी थी। उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा में जब उनके बोलने की बारी आई तो न केवल उन्हें बुलबुले हिंद कहकर बुलाया गया बल्कि उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि वो अपनी बात कविता में ही रखें। I shall now request Bulbul-e Hind, the Nightingale of India, to address us. Not in prose but in poetry. Mr. Chairman, the manner of your calling me What? is not constitutional, it is poetic. Order, order, order. No reflections from the chair, please. It reminds me of some lines of a Kashmiri poet who said, Bulbul ko gul mubarak, gul ko chaman mubarak, rangeen tabiyaton ko range sukhan mubarak. सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी और किसी भी भारतीय राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला। संविधान सभा में बुलबुल हिंद भारत कोकिला सरोजिनी नायडू ने सामाजिक समरसता और समानता की मुखर होकर बात की। I am hoping and I believe I am right in hoping that my friend Dr. Ambedkar, who is a little bitter today for no reason that I can discern, will soon be one of the most emphatic supporters of this Constituent Assembly and all its purposes, and that through him his adherents of many millions will realize that their interests are as safe as the interests of more privileged people. I hope those that call themselves the original masters of the land, the tribal people, will realize that there is no distinction of caste, creed, ancient or modern status in this Constituent Assembly. I hope the smallest minority in this country, whether represented or unrepresented politically or
or by, I don't know what the other things are by which they can be represented. I hope they will all realize that they have a jealous, stern, loving guardian of their interests who will not permit the most powerful in the land to infringe by a hair's breadth upon what is a birthright of equity and equal opportunity in this country. भारत रत्न पुरुषोत्तम दास टंडन प्रखर स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। 1950 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। हिंदी को राजभाषा और देवनागरी को राजलिपि बनाने के लिए उन्होंने अभियान चलाया, संघर्ष किया और आखिरकार सफल भी हुए। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत स्वीकृत कराने के लिए भी उन्होंने ही अभियान चलाया था। उन्होंने संविधान सभा में अंग्रेजी अंकों का विरोध किया। संविधान सभा में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना में जीता है। हमारी कोशिशें हमेशा हमारे इतिहास में हिंदुस्तान एक खास मुल्क है, शायद एक ही मुल्क है जहां के लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया भर एक है, वसुधा ये पृथ्वी भर एक कुटुंब है। आज वन वर्ल्ड की बात कही जाती है। हमारे यहाँ दुनिया को, वसुधा को, एक दुनिया को एक कुटुंब कह करके कहा के पुकारा था। हमारे यहाँ ये आदर्श था अच्छे लोगों का कि वो दुनिया में, दुनिया भर के लोगों में फर्क नहीं करते। हमारे यहाँ दूसरे मुल्कों से लोग आए, बहुत लोग आए, हमने खुले हाथों उनका स्वागत। हमने उस तरह की नीति कभी अपने इतिहास में नहीं बरती जो हमारे यहाँ के लोगों के साथ दूसरे देशों में आज इस सभ्यता कहलाने वाले समय में बरती गई। हमने इतिहास के पन्ने इसके साक्षी हैं। हमने बाहर से जो लोग आए उनका हमने स्वागत किया, हमने उनकी सहायता की। संविधान सभा में जो दिलचस्प बहस चली थी, जो चर्चा चली थी, आज भी अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो आप प्रसार भारती आर्काइव्स पर आ जाइए। वहां पर आपको संविधान सभा में जो चर्चा हुई थी उसके बहुत सारे अंश सुनने को मिलेंगे। तो संविधान का आदर करना हम सबके लिए जरूरी है, संविधान का पालन करना हम सबके लिए जरूरी है। इस बात को याद रखिए, संविधान ही हमें बताता है कि यह देश कैसे चलेगा और यह देश किस तरह से गवर्न होगा। इसी के साथ डीडी दस्तावेज में आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल डीडी दस्तावेज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।